दो भेड़िए आपस में ऐसे लड़े कि पूरे मिडिल ईस्ट में एक नई जंग की शुरुआत हो गई। इसके बारे में मैं आपको कल जानकारी दे चुका हूं, लेकिन ताज़ा अपडेट देना आपके लिए ज़रूरी है क्योंकि तमाम उम्मत को यह खबर काफ़ी खास लगी, लिहाजा मेरा फ़र्ज़ बनता है कि आपको इस पर अपडेट दूं। ये चंद तस्वीरें आपके सामने हैं। सीरिया की फ़ौज यानी जोलानी की फ़ौज द्रूज कम्युनिटी के इलाके में घुसी, जिस एरिया में ज़्यादातर द्रूज कम्युनिटी के लोग रहते हैं, उनको पकड़ा, मारा, पीटा, उनकी दाढ़ी और जो मूछ होती है वो लंबी होती है मूछें, तो उनकी मूछों को काटा, रेजर किया और उस पर जो है कैंची चलाई। अब ये चंद तस्वीरें मैं अब दिखा रहा हूं, ज्यादा तस्वीर नहीं। उनको बुरी तरह से टॉर्चर किया और दूसरी तरफ इजराइल ने क्या किया, इजराइल मीटिंग करने लगा। मीटिंग करने के बाद द्रूज कम्युनिटी को बचाने के लिए उसने सीरिया की फौज पर बड़े हमले किए। الله أكبر، غارة إسرائيلية استهدفتنا. غارة من طيران الحرب الإسرائيلي على مدينة زرق. طيران الاحتلال ينفذ أكثر من غارة جوية ويستهدف بها سيارات وقوات وزارة الداخلية التي دخلت لتأمين حياة الناس وضبط الأمن داخل المنطقة وإعادة استقرار إليها. هذا الاستهداف الطيران من قبل الاحتلال هو ما يعيق إعادة الأمن والأمان لداخل منطقة السويداء. ये मंजर देखने के बाद आप यकीन से कह रहे हैं, जरूर आपको समझ में आ रहा होगा कि ये जंग बहुत बड़े लेवल की होने वाली थी। इजराइल के हमलों में सीरिया की जो फौज है जोलानी की, उसके एल लग गए, दिन में तारे नजर आने लगे और हाल बुरा हो गया। अपने ही दोनों जानवरों को लड़ता हुआ देखकर अमेरिका ने फौरन इजराइल को आदेश दिया कि आप हमले करना सीरिया पर बंद करो। सीरिया की फौज ने जो अभी द्रूज को मार रही थी, उनके साथ कॉम्प्रोमाइज कर लिया, यानी सब कुछ एकदम से शांत हो गया जब बड़े पापा अमेरिका ने आदेश दिया। नाजायज औलादे आपस में लड़ रही थी और अचानक से पिताजी ने जब कह दिया कि ध्यान हमें ईरान पर देना है, सब शांत हो गया। बल्कि अमेरिका को खुश करने के लिए इजराइल ने आधिकारिक तौर पर ट्रंप से कहा है कि हम अब सीरिया पर हमले नहीं करेंगे। अब दोस्तों मेन बात यह है कि सीरिया की फौज ने भी द्रूज कम्युनिटी से डील कर लिया और उनके इलाके से बाहर निकल गई है, और जो सीरिया की पुलिस है उसको द्रूज कम्युनिटी के इलाके का ख्याल रखने के लिए निर्धारित कर दिया गया है। अब आपके सामने ये वीडियो है, सीरिया की जो फौज है जोलानी की फौज, वो द्रूज कम्युनिटी से, उनके इलाकों से बाहर निकल रही है डील करने के बाद। उधर द्रूज कम्युनिटी के लीडर ने साफ कहा है, ये देखिए उनका बयान है। उन्होंने कहा कि सीरिया की जो नई सरकार है वो जेनोसाइड कर रही है, हमें मार रही है, पीट रही है, हमारा हाल बुरा कर रही है।
अब मांग करते हैं कि हमारा नरसंहार बंद किया जाए। इजराइल के अंदर भी द्रूज कम्युनिटी के लोग रहते हैं। अब सीरिया के अंदर द्रूज उनकी कम्युनिटी पर हमले हो रहे हैं और सीरिया हमला कर रहा है, सीरिया की फौज जोलानी की हमला कर रही है, तो दूसरी तरफ इजराइल के अंदर, ये देखिए, इजराइल के अंदर रहने वाले द्रूज कम्युनिटी अपनी नेतन्याहू सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर रही है और मांग कर रही है कि सीरिया में घुसकर सीरिया की फौज को मारें और अपने द्रूज कम्युनिटी, हमारे अपने लोगों को बचाएं। जो द्रूज कम्युनिटी है वो इजराइल के साथ हाथ मिला चुकी है, तो भाई इजराइल पूरा साथ द्रूज का देगा ही। ये देखिए, नेतन्याहू का नेता है, एक ऑफिशियल नेता है, सरकार में है, मिनिस्टर है। इस इजरायली मिनिस्टर ने कहा कि जोलानी आतंकवादी है, अलकायदा का लीडर रहा है, यह आदमी घटिया है, आतंकवादी है, हमें यानी इजराइल को इसको एलिमिनेट यानी कत्ल कर देना चाहिए। अब सीरिया पर जो इजराइल ने हमला किया, यह इंटरनेशनल लॉ का उल्लंघन था, तो इसके खिलाफ किसने आवाज उठाई? सवाल यह है। ये रहा ऑफिशियल रिकॉर्ड। सऊदी अरब, ईरान, तुर्की और खुद सीरिया, सिर्फ इन टोटल 4 देशों ने सीरिया पर हुए हमले की निंदा की, जिसमें ईरान भी शामिल है। अब याद है, जोलानी ने इजराइल का साथ दिया, ईरान पर हमलों की निंदा सबने की, पूरी दुनिया ने, लेकिन इस जोलानी ने, इस सीरिया की सरकार ने नहीं की। लेकिन ईरान का यह किरदार है और ऐसे किरदार को सलाम करना चाहिए कि जब सीरिया पर अब हमला हो रहा है तो ईरान ने इसका विरोध किया। तमाम अरब देश ने नहीं, सऊदी अरब, ईरान, तुर्की और आखिरी में खुद सीरिया। इजराइल पूरे मिडिल ईस्ट में आतंक फैला रहा है। लेबनान के ये वीडियो देखिए, लेबनान पर इजराइल ने इतनी खतरनाक बमबारी की कि कुछ ही मिनटों के अंदर लेबनान में 12 आम लोग मारे गए हैं और कहने के लिए लेबनान के अंदर सीजफायर है। उधर लेबनान के बैंकों ने भी ऐलान कर दिया है कि हिजबुल्लाह के साथ कोई ट्रांजैक्शन नहीं करेंगे, हिजबुल्लाह के साथ काम नहीं करेंगे, उसके लिए कोई भी काम नहीं करेंगे। UNRWA ने कहा कि गाजा के बॉर्डर के बाहर, बॉर्डर पर 6000 मदद के ट्रक खड़े हुए हैं, लेकिन इजराइल गाजा के अंदर उन ट्रकों को जाने नहीं दे रहा है। और याद रखिएगा, ये सामान तब तक सड़ जाएंगे। अब एक वीडियो में अलग से नहीं दिखा पाऊंगा, आपको दिमाग लगाकर देखना होगा। ये देखिए, गाजा के अंदर जो भूखे लोग मदद लेने अमेरिकी एजेंसियों के पास गए थे, इजराइल ने उन पर गोलीबारी की और ऐसी गोलीबारी की कि कईयों की मौत हुई और ये अपनी जान बचाने के लिए जमीन पर लेटे हुए हैं। इजराइल इतना जुल्म कर रहा है कि आप सोच नहीं सकते। गाजा के अंदर घुसकर इजराइल ने 10,000 गधों को किडनैप कर लिया, इजराइल ले गया और इजराइल से जहाज से उनको फ्रांस भेज दिया, ताकि उन गधों का इस्तेमाल गाजा के लोग ना कर सके और गाजा में दोबारा बसने के लिए इस गधे का भी इस्तेमाल ना करें। अब ये देखिए, ये महिला इजराइल की डिप्यूटी फॉरेन मिनिस्टर हैं। इन्होंने कहा कि इजराइल और सऊदी अरब का नॉर्मलाइजेशन बिना फिलिस्तीन के मुद्दे के हो सकता है। हजरात, इजराइल का कोई भी नागरिक हैवान से कम नहीं है। एक यूट्यूबर है, इन्फ्लुएंसर है ये आदमी, ये यहूदी सेटलरों से पूछ रहा है कि आप फिलिस्तीनियों को कैसे मारना चाहोगे, गोली मारकर, गला दबाकर या जलाकर? तो सबसे छोटा इनाम ये उन्हें दे रहा है जिनका जवाब ये है कि हम फिलिस्तीनियों को गला दबा के मारेंगे। तो यानी जो गला दबा के मारेगा वो सबसे जो है छोटा इनाम पाएगा, लेकिन जो जितना ज्यादा तड़पा के मारेगा उसे ये यूट्यूबर, इंस्टाग्रामर, इन्फ्लुएंसर तथाकथित यहूदी इनाम बांट रहा है। नया आंकड़ा है 875 का। 875 भूखे लोग अब तक मारे जा चुके हैं जो भूखे थे, प्यासे थे, गाजा में खाना और मदद लेने के लिए अमेरिकी एजेंसियों के पास गए थे और 875 ऐसे भूखों को इजराइल कत्ल कर चुका है। फिर से बोल रहा हूं, इस बारकोड का इस्तेमाल सिर्फ इसलिए कीजिए ताकि गाजा और फिलिस्तीन में हम जैसे तैसे कुछ तो मदद पहुंचा सकें। सोचिए, मदद पहुंचाने में कितने बहाने हैं लोगों के पास। भाई बारकोड काम नहीं कर रहा, भाई ये बारकोड पे तो ये हो जा रहा है, वो हो जा रहा है। भाई नियत होनी चाहिए। बारकोड आज काम नहीं कर रहा तो 2 दिन बाद काम करेगा, 2 दिन बाद काम नहीं करेगा तो 4 दिन बाद काम करेगा।
आपके मन में होना चाहिए। और अगर नहीं करनी है मदद तो फिर इधर उधर की बात क्यों करना, दोनों हाथ उठाइए, गाजा और फिलिस्तीन के लिए दुआ कीजिए। आगे की सुनिए, पिछले 24 घंटे से अब तक इजराइल ने 93 फिलिस्तीनियों का कत्ल कर दिया है। अल्लाह अकबर। आपको पता है इस हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा गाजा और फिलिस्तीन को कवर करने वाले हम हैं। हमारा ये पूरा ग्रुप 24 घंटे गाजा और फिलिस्तीन पर नजर रखता है। सबसे ज्यादा अपडेट देने वाला गाजा फिलिस्तीन पर यही रजाग्राफी है। हमारा अनुमान और जो हम रिकॉर्ड कर रहे हैं, हर दिन गाजा के अंदर 250 फिलिस्तीनी मारे जा रहे हैं हर दिन, 2 साल से हर दिन। ये मिनिमम बता रहा हूं, कई कई दिन तो ऐसा होता है 400-500 मार देता है, लेकिन दुनिया चुपचाप देख रही है, क्या ही फर्क पड़ता है। सोचिए, ये जरा इसको आंकड़े को देखिए, 215 लीगल वॉइस, यानी जो सोशल मीडिया एक्टिविस्ट थे, जो जज लेवल के थे, जो वकील थे, इंटरनेशनल लॉ जानते थे और बड़े बड़े संगठनों के साथ काम करते थे, ऐसे 200 से ज्यादा आवाजों को मिटा दिया है, कत्ल कर दिया है। यह अगला वीडियो इजराइल की नेवी का है, जो समुद्र से भी गाजा के ऊपर मिसाइल दाग रही है, गोली चला रही है, बमबारी कर रही है। 85% गाजा पर इजराइल का कब्जा है और उसने ये बैनर जारी करके, पोस्टर जारी करके और भी गाजा के इलाकों को खाली करने की धमकी दे दी है। हजरात, ये गाजा के अंदर हुई ताजा तरीन बमबारी का एक छोटा सा नमूना है, 1%। ऐसे बम इजराइल दाग रहा है जिससे पत्थरों के चीथड़े उड़ रहे हैं, तो लोगों का क्या हाल हो रहा होगा। उधर भारी मात्रा में हर दिन 20 हजार बैतुल मुकद्दस में यहूदी घुस रहे हैं, घुसपैठ कर रहे हैं, अपनी पूजा वूजा जो उनको करना हो रहा कर रहे हैं, और फिलिस्तीनियों को बैतुल मुकद्दस में जाने से रोका जा रहा है। उधर फिलिस्तीनियों के ऊपर ये तस्वीर देख लीजिए, फिलिस्तीनियों के ऊपर वेस्ट बैंक में जो सेटलर्स हैं हमला कर रहे हैं और लगातार उनको भगा रहे हैं, उनके घरों पर कब्जा कर रहे हैं, जमीनों पर कब्जा कर रहे हैं, उनकी प्रॉपर्टीज में आग लगा रहे हैं। एक और मस्जिद के अंदर घुसकर इजराइल के सेटलर्स ने मस्जिद को तबाह कर दिया। सिर्फ इतना ही नहीं दोस्तों, ये 2-3 तस्वीरें और आई मेरे सामने। ये देखिए, CNN जो दुनिया का जाना माना चैनल है, उनकी जो चैनल की गाड़ी है, उन पत्रकारों और एंकरों की गाड़ी पर भी इजराइल के जो लोग हैं, सेटलर्स हैं, उन्होंने हमला किया है। फिलिस्तीनियों के लिए UN की जो एजेंसी वेस्ट बैंक में है, जो रेफ्यूजीज के लिए है कि आप यहां पनाह ले सकते हैं, बताना चाहूंगा कि इजराइल ने उस UN की एजेंसी की बिल्डिंग का पानी और बिजली दोनों बंद कर दिया है। UN ने खुद कहा है कि सन 1967 के बाद फिलिस्तीन का वेस्ट बैंक सबसे ज्यादा डिस्प्लेसमेंट फेस कर रहा है, यानी सबसे ज्यादा वहां से लोग भाग रहे हैं, उनको भगाया जा रहा है। 1967 के बाद इजराइल सबसे बड़ा कब्जा वेस्ट बैंक कर रहा है। अरब और यूरोप की जो मीटिंग होने वाली थी, जिसमें फ्रांस और ब्रिटेन फिलिस्तीन को मान्यता देने वाले थे, सफेद शैतान पर भरोसा इसीलिए नहीं करना चाहिए कि इस मीटिंग में खबर आ रही है कि फ्रांस का राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन नहीं आएगा। मेरे दोस्तों, उधर अमेरिका से वादा किया है नेतन्याहू ने कि हम सीरिया पर हमला नहीं करेंगे, लेकिन जोलानी को धमकी दी है कि अगर तुमने आगे हमला किया, द्रूज कम्युनिटी को परेशान किया, तो याद रखना हम भविष्य में भी तुम पर हमला करेंगे। उधर ऐसा लग रहा है कि सीरिया और इजराइल की जंग अभी रुकेगी नहीं। ये वीडियो देखिए, ये इजराइल के द्रूज कम्युनिटी के लीडर हैं। उन्होंने कहा है कि हम सीरिया के द्रूज कम्युनिटी के लोगों से कांटेक्ट में हैं, वो रो रहे हैं, उन्हें सीरिया का जोलानी मार रहा है, पीट रहा है और उनका कत्ल कर रहा है, वो परेशान है। हमारी सरकार को उनके खिलाफ बड़े एक्शन लेने चाहिए। ये देखिए, ये सीरिया की तस्वीर है, बहुत पुराना नबियों के जमाने का चर्च है, जिसे जोलानी की सरकार के कुत्तों ने, यानी जोलानी की फौज ने पूरी तरह से जला दिया है, डैमेज किया है। UN की एक टीम थी जिसमें 3 कमिश्नर थे, हेड थे, वो नेतन्याहू के खिलाफ वॉर क्राइम और जो फिलिस्तीनियों के साथ हैवानियत की गई है उस पर रिपोर्ट बना रहे थे, इन्वेस्टिगेशन कर रहे थे। उनको इजराइल ने इतनी धमकी दी, उन्हें खुद अमेरिका ने इतनी धमकी दी, उन्हें खुद यूरोप ने इतनी धमकी दी कि उन तीनों बेचारे कमिश्नर्स ने अपनी जान बचाने के लिए रिजाइन दे दिया। अब सोचिए, इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट, दुनिया का सबसे बड़ा कोर्ट,
उसके जज जिन्होंने नेतन्याहू के खिलाफ अरेस्ट वारंट जारी किया है, मोसाद और इजराइल के जो वकील हैं और अमेरिका के बड़े बड़े लीडर, वो धमकी दे रहे हैं कि बर्बाद हो जाओगे, तबाह कर दिए जाओगे, मिटा दिए जाओगे, गायब हो जाओगे। वही धमकियां जो होती हैं। जितनी जल्दी हो सके नेतन्याहू के खिलाफ उस अरेस्ट वारंट को कैंसिल कर दो। हजरात मोहतरम, ये हो रहा है मिडिल ईस्ट में। इस रिपोर्ट के अंदर मैंने आपको सब कुछ बताने की कोशिश की है। इस रिपोर्ट को शेयर कीजिए, दुआओं में याद रखिए। जय हिंद।